क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू बस एक दफा दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू बस एक दफा दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बातें हैं, तेरी भी औकातें हैं। तुझ में भी वो बातें हैं, तेरी भी औकातें हैं। तू भी बन सकता है सिकंदर, ओ तू भी बन सकता है सिकंदर। झांक ले झांक ले झांक ले तू बस एक दफा दिल से अपने दिल के अंदर। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं बेहद ही शानदार सा सेशन लेकर आया हूं जो क्लास 10वीं के लिए होगा। और यह क्लास 10वीं के हिंदी पुस्तक गोधूली के काव्य खंड का एक मजेदार सा पोयम लेकर आया हूं। और यह पोयम जो होगा ये हिरोशिमा नामक पोयम है, जिसके राइटर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। मैं इस स्लाइड में उनसे रिलेटेड कुछ बातें लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं, जिससे कि आपको कुछ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद हो सके। कविता का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है हिरोशिमा, और कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। यहाँ पर अगर कवि का परिचय की बात करें तो कवि का परिचय, जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी, जन्म स्थान कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश कुशीनगर कसया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन मूल निवासी ये पंजाब करतारपुर के थे। माता पिता का अगर नाम की बात करें तो श्रीमती वयंती देवी और स्वर्गीय एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो पुरातत्ववेता थे। ये प्रमुख पुरातत्ववेता थे, यानी कि पुरातत्व संबंधी नॉलेज इनको बहुत ज्यादा था। अगर शिक्षा की बात करें तो मैट्रिक 1925 ईस्वी पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट किया। इंटर 1927 ईस्वी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने बीएससी 1929 फोरमैन कॉलेज लाहौर से कंप्लीट किया। यहाँ तक भी ना रुका, इन्होंने एमए इंग्लिश से लाहौर कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से कंप्लीट करा। अगर जानकार की बात करें तो ये हिंदी के काफी अच्छे जानकार हैं, और साथ ही साथ फारसी, अंग्रेजी और तमिल के भी एक अच्छे जानकार रहे हैं। इनकी कुछ कृतियां की बात करें, यानी कुछ रचनाएं जो इन्होंने लिखा है, अगर लिखा है तो उसमें काव्य में भग्नदूत, चिंता, इत्यालयम, और कहानी की बात करें तो विपथगा, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती हुई पगडंडियां। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, लौटती हुई पगडंडियां किनकी रचना है? तो ये आगे जी का है, शॉर्ट में इनको आगे कहते हैं, और फुल नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अगर उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी, ये इनकी उपन्यास है। उपन्यास में आपको बार बार बताता हूं कि एक व्यक्ति के बारे में पूरी पेज में लिखा गया है, पूरे पुस्तक में लिखा गया है, तब वो उपन्यास कहलाता है। उपन्यास में इन्होंने नदी के द्वीप भी लिखा है, अपने अपने अजनबी भी लिखे हैं। निबंध में इन्होंने त्रिशंकु और आत्मनेपद भी लिखा है। अगर निधन की बात करें तो इस महान आत्मा, इस महान विभूति का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ है। इनसे कुछ इसके पोयम और कवि और कविता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ लिखा है 4 पॉइंट में। जरा ये इस पर गौर करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक और पत्रकार थे। ये हिंदी के, है ना, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, कवि, विचारक और पत्रकार रहे हैं। इन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ और सुग्रा पुरस्कार प्राप्त हैं। उसके बाद प्रस्तुत कविता, उनकी कविता संग्रह सदा नीरा से लिया गया है। ये बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि ये जो कविता है हिरोशिमा, ये कहाँ से लिया गया है? सदा नीरा से ये कविता लिया गया है। नेक्स्ट है तार सप्तक का चयन इन्होंने ही किया था। 7 ऋषियों को मिला करके इन्होंने तार सप्तक का चयन किया था। आइए इनके कविता का, है ना, भावार्थ में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये लिखा गया एक कविता है हिरोशिमा। एक समय की बात है, अमेरिका ने जापान के खूबसूरत सा शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बहुत ही भयंकर खतरनाक बम का
है ना, विस्फोट किया था, बम का वहां पे गिराव किया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है, 1945 की घटना है। 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा दोनों शहर को अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और उसी समय जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी ने इस कविते का रचना किया और इससे आम मानव को, देश दुनिया को ये संदेश दिया कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं से बचिए। क्या कहता है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। क्या मतलब है इसका, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सूर्य निकलता है, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, क्षितिज पर नहीं। क्षितिज किसको कहते हैं, अगर आप देख रहे होंगे, चलो आप कहीं जंगल इलाके में सुनसान जगह पे खड़े हैं, है ना, यानी घर मकान नहीं है, मैदान है, तो वहां पे हम लोग जब देखते हैं तो हमारा एक जगह जो दृष्टि होता है, वहां आसमान जाके पृथ्वी से ऐसे छू रही होती है। आपको देखने में ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, लेकिन देखने में लगता है कि आसमान ऐसे पृथ्वी को छू रही है। तो वहां जहां पे छू रही है उस पूरे लाइन को, है ना, क्या कहते हैं, क्षितिज से। तो सूर्य जब निकलता है सुबह में, आप देखे होंगे उसी क्षितिज से निकलता है, वहीं पर से पृथ्वी से होते हुए निकलता है ना। लेकिन कहता है यहाँ पे कि नगर के चौक पे धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, यानी धूप तो निकलता है लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, वो जमीन से निकल रहा हो ऐसा हमें मालूम होता है ना। वहाँ की जो लोग हैं, जापान के खासकर हिरोशिमा में बस रहे जो लोग हैं, उनको ऐसा महसूस होता है। कहता छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों टूट कर। यानी बड़ा ही भयावह स्थिति था वहां पे जब ये हाइड्रोजन बम, है ना, गिराया गया था। यानी कह रहा है कि मानव का जो स्थिति था वो केवल बस छायाएं बनकर रह गया। उस बम की स्थिति ऐसी थी कि चारों तरफ बिखर गया, दिशाहीन हो गए, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का पता ही नहीं रहा, सब ओर पड़ी वह सूरज। ऐसा लग रहा था कि सूर्य जो है चारों तरफ उड़ रहे हैं, चारों तरफ जो है सूर्य ही निकल रहा है। यानी सूर्य का तापमान अगर बात करें हम लोग तो लगभग सूर्य का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, उसके अपर कास्ट का, है ना, क्रास्ट का। लेकिन अगर उस हाइड्रोजन बम जो हिरोशिमा जापान पे गिराया था उसका टेम्परेचर लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस था। आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है ऐसी। कह रहा है बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, यानी कि नगर के बीच बीच में ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो टूट पर, वास्तविक जो सूर्य है हमारा, उस सूर्य की जो वास्तविक पहिया है वही टूट कर संसार में बिखर गया है, खासकर हिरोशिमा को तबाह करने को बिखर गया है। बिखर गए हों दसों दिशाओं में, दिशा 10 होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि दिशाएं की संख्या कितना है तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं 4, लेकिन होता कितना है 10। कभी आपको बताएं हम कि कौन कौन सा है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए छायाएं तो अभी लिखी है। कहता है कि कुछ क्षण के लिए ऐसा लग रहा है कि सूर्य जो है उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, यानी कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है इंसान को कि हुआ क्या, है ना। कुछ क्षण की बात है भाई, अगर 3 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान आपके ऊपर गिरा दे तो सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा और खत्म हो जाएगा। कहता है यहाँ पे दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, मतलब ऐसा हुआ कि पूरे दृश्य को सोख लिया और वो वापस नहीं हुआ। छायाएं मानव जन की नहीं मिली लंबी होकर, इंसान मिला कहाँ, मिला केवल उसका क्या कहानियां, है ना, जो मिट गया इंसान, उसके जो पहचान बचे जा रहे हैं दीवारों पर इधर उधर जो उसका निशान रह गया, बस वही चीज अभी तक लिखा हुआ है।
झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, है ना। यानी अपने इंसान जो है आजकल वो अपने दिमाग के बलबूते ऐसा करना चाहता है कि प्रकृति को चैलेंज करना चाहता है। हाँ, यानी प्रकृति को सामने से चैलेंज करना चाहता है कि हम भगवान के बनाए हुए नियमों को, है ना, उलट सकते हैं, भगवान के बनाए हुए चीजों से हम लोग बढ़िया तरीके से आगे निकल सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। आपका ही बनाया हुआ चीज था और आप ही को खत्म कर डाला। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है। आज भी अगर हिरोशिमा में हम लोग जाते हैं घूमने के लिए तो वहां आज भी चारों तरफ जो है बम की स्थिति दिखाई पड़ती है और उसका जो धरातल का रचना है वो आज भी उससे प्रभावित है। और यहां तक वहां के जो लोग हैं, 1945 में ये बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा और आज भी उसका जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। आज भी वहां के बच्चे जो हैं लंगड़े लूले, हाथ पैर से डिस्टर्ब ही होगा। बताइए कि क्या स्थिति है ना। तो इस कविता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए कुछ समय आपका लेते हुए हम इसका क्वेश्चन आंसर का बात कर लेता हूं। सवाल कहता है कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वह कैसे निकलता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका प्रथम अनुच्छेद जो बताता है ये सूरज वास्तविक सूरज नहीं है बल्कि एक मानव का बनाया हुआ बम विस्फोट हुआ है और उससे जो प्रकाश प्रज्वलित हुआ है, हाँ, वही सूर्य बनकर दिखाई पड़ रहा है। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है स्पष्ट करें। छायाएं दिशाहीन कहने का मतलब है कि वो बम का जो फटने के बाद की जो स्थिति हुई है ना, मानव के जो चिथड़े उड़ गए, हाँ, वो आज भी दसों दिशाएं में, है ना, दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय यही है कि जब सूर्य जो है विस्फोट हुआ, वो जो मानव का बनाया हुआ बम जब विस्फोट हुआ तो मात्र एक पल के लिए ही आया और वापस ऐसा दोपहरी नहीं आया। मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की छायाएं अब भी हिरोशिमा में सड़कों पर दीवालों पर देखने को मिलता है। और क्यों पड़ी हुई है, ये इसलिए पड़ी हुई है कि आज के संसार को ये दिखाना चाहती है कि आप प्रकृति से आगे बढ़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये यूनिवर्स में आपका कोई वैल्यू नहीं है ना। यूनिवर्स में हम लोग एकदम से शून्य के बराबर हैं। जैसे कि अगर एक हाथी के सामने चींटी को रख दिया जाए उससे कई गुना डिफरेंस है पृथ्वी से हम लोगों को अगर जोड़ा जाए तब। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, तो हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में सिर्फ और सिर्फ उसका आप जो है केवल और केवल छायाएं ही है। नेक्स्ट आपका व्याख्या करें तो इसके लिए आपको करना होगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्यखंड के शीर्षक हिरोशिमा से लिया गया है, जिसके कवि सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे जी हैं। और यहाँ पे एक दिन सहसा सूरज नीचा बैक में आप जाकर के इसको कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन इसका बड़ी महत्वपूर्ण है जो शायद से आपके एग्जाम में आ जाए। आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो सच्चिदानंद आगे जी जो जिनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, वो इस कविता से बस यही कहे हैं मानव को या आज के संसार को कि ऐसी घटना को दोहराया नहीं जाए। आज भी संसार जो है ना एकदम अपने अस्त्र शस्त्र के नोक पे खड़े हैं। कब क्या हो सकता है इसकी कोई कहा नहीं जा सकता है। यानी बम बारूद से ही हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हम लोग उस जमाने में पहुंच चुके हैं कि पल भर में संसार को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी कविता हम लोगों को यही सीख देती है कि समझौता ही एक बहुत बड़ा समाधान है। समझौता ही हम लोग करके चीजों को संभाल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इस पूरे सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में नए कंटेंट के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।